हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें हम लोग आज राधा कमल मुखर्जी के मुख्य विचार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग राधा कमल मुखर्जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं अवश्य कह देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि कोई जो टॉपिक है वह कम इम्पॉर्टेंट होता है, कोई जो है वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम समाज शास्त्र को पढ़ रहे हैं, अगर हम समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो समाज शास्त्र से संबंधित जो भी टॉपिक है वह सभी अपने आप में उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि कभी कभी जो सिलेक्शन होता है वह एक नंबर से भी रुक जाता है। तो कभी जो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट होते हैं वह कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहते हैं, और यही भावना आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि चलो पढ़ लिया, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए अगर हम समाज शास्त्र से जुड़े हुए हैं तो समाज शास्त्र से संबंधित चाहे वो कोई टॉपिक है या फिर कोई विचारक हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है वह हमें समझना चाहिए, उन्हें कवर करना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग राधा कमल मुखर्जी, जो कि भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं, और इन्होंने भारत के समाजशास्त्र में आखिर में यहाँ के मुख्य विचार उन्होंने क्या क्या दिए हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में राधा कमल मुखर्जी के क्या क्या विचार रहे हैं। इनके अगर मुख्य विचारों की बात करें तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि भारतीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों का कोष्ठीकरण आम बात है। ये कोष्ठीकरण क्या होता है? कोष्ठीकरण का अर्थ होता है कि जैसे सभी विषयों को एक जैसे मिला के एक साथ पढ़ाना। उदाहरण के तौर पर कॉलेज या विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और सांख्यिकी विषयों का अध्यापन तो साथ साथ होता है, लेकिन उनमें परस्पर अंतःक्रिया का लगभग अभाव पाया जाता है। ये जो विषय होते हैं ये साथ में पढ़ाए तो जाते हैं, लेकिन इनमें कोई हमें अंतर संबंध अर्थात एक दूसरे के साथ ये किस प्रकार से संबंधित हैं ये समझना हमें मुश्किल हो जाता है, इसका हमें अभाव देखने को मिलता है। मुखर्जी ने अपने अध्यापन कार्य और रचनाओं में सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर और सामाजिक विज्ञानों और भौतिक विज्ञानों के बीच आपसी अंतःक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया है। तो यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी का जो विशेष योगदान हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो सामाजिक विज्ञान थे, ये इन विषयों के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनमें भी आपस में क्या संबंध थी, क्या उनके आपस में अंतःक्रिया थी, और जो सामाजिक विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है इनके बीच में हमें क्या अंतर संबंध देखने को मिलता है, इसकी आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। उदाहरण के रूप में भारतीय अर्थशास्त्र को ब्रिटिश अर्थशास्त्र के नमूने पर ढाला गया है। जो भारतीय अर्थशास्त्र है यह ब्रिटिश अर्थशास्त्र के नमूने पे ही ढाला गया है, क्योंकि उस समय का जो एक परिवेश देखने को मिलता है कि भारत में ब्रिटिश शासन था। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थशास्त्र के अगर हम संदर्भ में देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश अर्थशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें देसी व्यापार व्यवस्था, हस्तशिल्प और बैंक प्रणाली आदि में परंपरागत जाति व्यवस्था पर अक्सर ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक विकास को मुख्यतः मुद्रा अर्थशास्त्र या बाजार व्यवस्था के विस्तार के रूप में देखा जाता है। जो आर्थिक विकास है इसको मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो मुद्रा अर्थशास्त्र है, अर्थात किस प्रकार से
मुद्रा का विनिमय होता है या बाजार व्यवस्था किस प्रकार से समाज में दिखाई देती है, इसी के विस्तार के रूप में आर्थिक विकास को देखा जाता है। अर्थशास्त्र के पाश्चात्य प्रारूप में शहरी औद्योगिक केंद्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सॉरी। अब यहाँ पे हम लोग डॉक्टर मुखर्जी ने समाजशास्त्र के किन विषयों पर मुख्य ध्यान दिया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के बीच में इन्होंने सहसंबंध स्थापित किया था, और वह कैसे है। भारत जैसे देश में औपचारिक बाजार प्रारूप की बहुत ही सीमित प्रासंगिकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो बाजार प्रणाली हमें देखने को मिलती है, औपचारिक रूप में कम देखने को मिलती है कि हम आपको पैसा देंगे और आप हमें सामान देंगे। तो ये जो था उस समय का, वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत सा आर्थिक लेन देन जो है वह जातियों या जनजातियों के ढांचे में होता रहता है, जिसमें सामग्री के बदले अपनी सेवाएं या फिर सामग्री भी आदान प्रदान की जाती हैं। मुखर्जी ने परंपरागत व्यवस्था और आर्थिक विनिमय के बीच संबंध दिखाने का प्रयास किया है। तो मुखर्जी ने जो परंपरागत आर्थिक व्यवस्था थी और उनके बीच में आखिर में आर्थिक विनिमय क्या था, इन दोनों के बीच में जो संबंध है कि परंपरागत व्यवस्था क्या थी और उनके में आर्थिक विनिमय कैसा होता था, तो इनके बीच में संबंध दिखाने का मुखर्जी ने प्रयास किया है। उनके अनुसार भारत की विभिन्न श्रेणियां, इन्हीं गिल्ड्स कहते हैं, और जातियां प्रतिस्पर्धाहीन व्यवस्था में कार्यशील थीं, क्योंकि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही थी उनमें कोई भी प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ धन कमाना ही जो मुख्य उद्देश्य है, तो इस प्रकार की भावना हमारे समाज में अर्थात भारतीय समाज में देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ आर्थिक विनिमय के नियम हिंदू धर्म के प्रतिमानों के अनुसार थे। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो हिंदू धर्म के प्रतिमानों में विभिन्न वर्गों के बीच पारस्परिक निर्भरता पर बल दिया गया है। इसलिए ग्रामीण भारत को समझने के लिए आर्थिक मूल्यों का विश्लेषण सामाजिक प्रतिमानों के संदर्भ में करना होगा। मुखर्जी यहाँ कहते हैं कि अगर हमें ग्रामीण भारत को समझना है तो यहाँ पे आर्थिक मूल्यों का विश्लेषण जो है वो यहाँ के जो सामाजिक प्रतिमान हैं, किस प्रकार के यहाँ पे सामाजिक मूल्य काम करते हैं, इनके संदर्भ में ही हमें देखना चाहिए। केवल जैविक और भौतिक प्रेरणा से आर्थिक आदान प्रदान संभव नहीं होता है। धार्मिक और नैतिक प्रतिबंध भी आर्थिक विनिमय को प्रभावित करते हैं। जो धार्मिक और नैतिक प्रतिबंध होता है कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किन से सेवाएं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या फिर जो धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, इनसे भी आर्थिक विनिमय जो है वह प्रभावित देखने को मिलती है। जैसे कि अगर वेबर के अगर विचारों को देखें और जो प्रोटेस्टेंट जो मत दिखता था, प्रोटेस्टेंट मत, तो इनकी जो विचारधारा थी, इनकी विचारधारा में ही धन अर्जित करके और उन्हें फिर उसी अर्थव्यवस्था में लगाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अगर यहीं पे हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हम ऐसा पाएंगे कि यहाँ पे जो जीवन मरण का चक्र है, इससे मोक्ष प्राप्त करना ही हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो दो अलग अलग मत हैं, धर्म हैं, इनका हमें जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक विनिमय है, किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है, ये हमें देखने को मिलता है। लोगों के रोजमर्रा के जीवन में जीवन मूल्यों का भी योगदान होता है और उन्हें बाध्य होकर एक खास ढंग से ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जो सामूहिक रूप से स्वीकृत हो, अर्थात समूह को स्वीकार्य हो।
जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो आम तौर पर कोई उच्च जाति का हिंदू जो है वह भूखा होने पर भी गाय का मांस नहीं खाएगा। उसी तरह रूढ़िवादी मुसलमान या यहूदी सूअर का मांस नहीं खाएगा, चाहे उसे खाने की कितनी भी ज्यादा जरूरत क्यों न हो। इसलिए आर्थिक व्यवहार को सामाजिक जीवन तथा सामूहिकता से अलग करके देखना गलत होगा। यद्यपि भारत में तेजी से बाजारीकरण हो रहा है, फिर भी डॉक्टर मुखर्जी के विचारों के पीछे दिए गए तर्क का अभी भी महत्व है, जिसके अनुसार हमें आर्थिकी एवं संस्कृति के बीच संबंध को अनदेखा नहीं करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो आर्थिकी होती है वो वहाँ के सामाजिक परिवेश या फिर सांस्कृतिक परिवेश पे निर्भर करती है। यहाँ पे अब सामाजिक पारिस्थितिकी की बात करें तो सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी जो कि मुखर्जी की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, एक मिनट, इकोलॉजी, जो सोशल इकोलॉजी है ये डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की महत्वपूर्ण विचारों में से एक माना जाता है। तो आखिर में सोशल इकोलॉजी अर्थात सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी अथवा सामाजिक परिस्थिति विज्ञान पर भी विशेष ध्यान दिया था। उनकी दृष्टि में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान एक मिश्रित व्यवस्था है। इन्होंने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान को एक मिश्रित व्यवस्था माना है, जिसमें कई सामाजिक विज्ञानों का परस्पर आदान प्रदान होता है। परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारक सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको इग्नू की किताब से निकाल के पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जो परिस्थिति विज्ञान या फिर पारिस्थितिकी, सामाजिक पारिस्थितिकी की बात होती है तो इनमें कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं। तो परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में हम भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारक को सम्मिलित मानते हैं। इसके साथ ही परिस्थिति विज्ञान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कहा गया है, इतिहास साक्षी है कि राजनीतिक क्षेत्र विस्तार के लिए नए नए क्षेत्रों में लोगों को बसाया गया। जो राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार करना था, पहले के जो राजाओं की बात अगर करें तो जो राजनीतिक क्षेत्र के विस्तार के लिए नए नए क्षेत्रों में लोगों को बसाया गया, क्योंकि जब लोग होंगे तभी तो वहां पे कोई क्षेत्र जो है वह ज्यादा सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। यहाँ पे जो कि परिस्थिति विज्ञान और समाज के बीच अस्पष्ट संबंध है। एक मिनट, ये क्या लिखा है, सॉरी, हाँ ये चूकी लिखा हुआ है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एक मिनट मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। ये 1 मिनट, ये चूंकि है, चूंकि परिस्थिति विज्ञान और समाज के बीच स्पष्ट संबंध है, इसलिए पारिस्थितिक क्षेत्र के विकास को गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखने की आवश्यकता है। ऐसा मुखर्जी कहते हैं कि जो परिस्थिति विज्ञान है और समाज है, इसके बीच में हमें एक संबंध देखने को मिलता है। इसके कारण जो परिस्थितिक सॉरी पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है, इकोलॉजिकल एरिया जो होती है, इसके विकास को गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखने की आवश्यकता है।
इसका अभिप्राय यह है कि जब नए क्षेत्रों में लोगों को बसाया जाता है, जैसे मान लेते हैं किसी नए क्षेत्र में लोगों को बसाया जा रहा है, तब किसी सीमा तक वे अपनी ज़रूरतों के अनुसार पर्यावरण को ढाल लेते हैं और पर्यावरण के अनुसार अपनी कुछ ज़रूरतों में बदलाव लाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन का अभिप्राय यह नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी क्षेत्र में लोगों को बसा दिया जाए, तो इसको हम पारिस्थितिकी संतुलन नहीं कहेंगे। जो पारिस्थितिक संतुलन है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी क्षेत्र में लोगों को ले जाके और बसा दें। इस प्रकार के प्रयास से सामाजिक ढांचा कमजोर अथवा नष्ट हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भारत में सिंचाई के लिए बांधों के निर्माण के कारण प्रायः उन इलाकों के लोग विस्थापित हो जाते हैं। सही परिपेक्ष न होने से लोगों के सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से जो सामाजिक पारिस्थितिकी है वह समाज से संबंधित होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमें कोई किसी नदी पे अगर बांध बनाना है, तो यहाँ पे जो भी लोग बसे हुए हैं, अगर हम देखें तो जो भी लोग बसे हुए हैं उनको यहाँ से विस्थापित करके और किसी दूसरी जगह पे हम, जो भी वहाँ की सरकार होती है वो प्रयास करती है कि उनको दूसरी जगह पे विस्थापित कर दिया जाए। तो इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वह अपना भरण पोषण वहाँ के परिवेश के हिसाब से करता है। सॉरी, लेकिन अगर उसे कहीं दूसरी जगह पे विस्थापित कर दिया गया तो वो जगह उसके लिए बिल्कुल ही नई होती है और इस प्रकार से उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा असुविधा हो रही होगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो इसके लिए बार बार खांसी आ जा रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, बट इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तर भारत में कई भागों में परंपरागत पारस्परिक निर्भरता की व्यवस्था है, जिसे जजमानी व्यवस्था कहते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे गांव में यह व्यवस्था देखने को मिलती है कि यहाँ पे एक दूसरे पे जो सेवाओं का आदान प्रदान करने की जो नियमावली है, या जो एक कहेंगे कि हमें परंपरा देखने को मिलती है, तो इसको हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। ऐसी ही व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में भी है। किसी न किसी रूप में मुखर्जी मानते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर लोगों को विस्थापित होकर दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़े तो यह व्यवस्था तत्काल समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जजमानी व्यवस्था पे भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किसी समूह को अगर हम विस्थापित कर देते हैं और वो अचानक दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो यह व्यवस्था जो है जजमानी व्यवस्था, वह तत्काल ही समाप्त हो जाती है। यदि हम पहले से ही किसी विकल्प की योजना बना लें, तभी इस प्रकार के विघटन से बचा जा सकता है। तो मुखर्जी ऐसा कहते हैं कि किसी भी समूह को, ग्रुप को विस्थापित करने से पहले हमें उसके विकल्प की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए कि आखिर में किस प्रकार से सारी जो प्रक्रिया है वह एक सुचारू रूप से कार्य करे। तो इससे जो विघटन है समाज में हमें देखने को मिलता है, वह कहीं ना कहीं हम इसको बचा सकते हैं। पारस्परिक निर्भरता की सामाजिक व्यवस्था का स्थान सहकारी व्यवस्था ले सकती है। इसलिए भारत को शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित रूप में रूपांतरित करने के लिए सामाजिक परिपेक्ष का होना आवश्यक है। भारत में विकास योजनाओं को लागू करने के संदर्भ में मुखर्जी के विचार आज 21वीं सदी के प्रारंभ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हमें देखने को मिलते हैं। मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी पर अपनी पुस्तक में
पाश्चात्य सामाजिक विज्ञानियों की मान्यताओं से भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। अमेरिका में शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ने सामाजिक विघटन, शहरी ह्रास जैसी सामाजिक समस्याओं के आनुभविक अध्ययन को महत्व दिया है। तो शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में किन सारे मुद्दों का अध्ययन किया गया है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह की कुछ टॉपिक्स उठा के और एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इस विचारधारा के समर्थक पार्क और बर्गेस, लुई वर्थ, गिडिंग्स आदि समाजशास्त्री थे। इन विचारकों ने मानव परिस्थिति विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया। इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु सामाजिक व्यवस्था का प्रबंधन करना था, जिसके अंतर्गत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का नई बस्तियों में स्थानांतरण, रहन सहन की स्थितियों में सुधार, बेहतर रोजगार की व्यवस्था आदि कार्य शामिल थे। परंतु मुखर्जी का विचार था कि औद्योगिकरण के कारण तेजी से होने वाले विनाश का एक विकल्प सामाजिक परिस्थिति विज्ञान है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा माना था कि अगर हम इन सारे जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका हम अगर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें, जिसको इन्होंने माना था कि सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे, तो ये जो हमारा औद्योगिकरण के कारण जो अव्यवस्था देखने को एक मिलेगी समाज में, उससे हम बच सकते हैं। भारत का लंबा इतिहास मानव मूल्यों का खजाना है। मूल्यों का समाजशास्त्र की बात अगर आती है तो यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे आगे इनके मूल्यों के जो समाजशास्त्र का अवधारणा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अतः भारत के नवनिर्माण की योजना बनाते समय केवल तात्कालिक और प्रत्यक्ष समस्याओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, अपितु उसका विकास मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अर्थात कहीं न कहीं मूल्यों की भी उतनी ही ज़्यादा महत्व होती है। मुखर्जी की सामाजिक परिस्थिति विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने क्षेत्रीय समाजशास्त्र का विकास किया था। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के क्षेत्रीय आयामों को और अच्छी तरह से समझने का सुझाव दिया है। आधुनिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों का विकास उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाए तो इससे पूरे देश को लाभ होगा। अन्यथा कुछ क्षेत्र दूसरे जो क्षेत्र हैं उन पर हावी रहेंगे और इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास होगा। जिस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, तो ऐसा माना जाता था कि जो बिहार था, बिहार राज्य जो था, तो यहाँ पे जब एक ही बिहार था, इसमें जो विकास की प्रक्रिया थी वो सिर्फ बिहार के जो उत्तर वाला भाग था वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो बाद में वहीं से जो झारखंड है वो अलग से एक राज्य बनाया गया और वहाँ पे ऐसा माना गया कि पूरे राज्य का हमें विकास का सही लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो इस प्रकार से झारखंड एक अलग से राज्य बना के और इसका विकास किया गया। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ जो क्षेत्र होते हैं वो दूसरे क्षेत्रों पे हावी हो जाते हैं और इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास होगा। भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्येक का अपना अलग नृजातीय इतिहास है। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए विकासात्मक योजनाओं में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। अगर संक्षेप में कहें तो मुखर्जी के मत में आर्थिक वृद्धि और पारिस्थितिकी क्षमता में संतुलन बना रहना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत के आधुनिक स्वरूप में उसकी परंपरा को सुरक्षित रखना होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर में मुखर्जी ने किन मुद्दों पे ज़्यादा जोर दिया था। उनका ऐसा मानना था कि जो क्षेत्रीय अवधारणाएं हैं, अर्थात
प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कुछ पहचान है, अपने कुछ मूल्य हैं, उनको हमें संजो के रखना चाहिए। उनके साथ ही हमें जो समूचे भारत का विकास संभव हो सकता है। तो हमें उनके जो मूल्य हैं, परंपरा हैं, इन सभी को संजो के रखना चाहिए, या ये बोलें कि उनको हमें साथ में लेके तब विकास की तरफ आगे को बढ़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बुनाई, नक्काशी आदि कई कौशल कुछ जातियों में परंपरागत पाए जाते हैं। इन शिल्पों को आधुनिक सहकारी समितियां बनाकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं मुखर्जी कि जो ये कुछ जातियों के परंपरागत जो हुनर हैं, बुनाई है, नक्काशी है, तो इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं कैसे? कुछ आधुनिक सहकारी समितियों को बना के, कि वहां से इनका प्रोत्साहन किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि भारतीय समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में परंपरागत अर्थव्यवस्था की उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। संयोग से आजादी के बाद तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में हथकरघा जैसे परंपरागत शिल्पों की हथकरघा सहकारी समितियां बनाई गईं। इसी तरह खादी ग्रामोद्योग ने भी आधुनिक उत्पादन के लिए परंपरागत कौशलों का उपयोग किया है। सॉरी। अब यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी ने वनों के संरक्षण का भी आग्रह किया था। तो इनके एक एक जो विचार हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इनके ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बार आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लेक्चर को समझ लीजिएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर में राधा कमल मुखर्जी के विचार थे क्या। और इनसे संबंधित जब कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वनों के संरक्षण के आग्रह के बारे में इन्होंने क्या विचार दिया है? डॉक्टर मुखर्जी ने वनों की कटाई से होने वाले खतरों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पेड़ों की कटाई के कारण बाढ़ से मृदा बह जाती है और जमीन का उपजाऊपन घट जाता है। बाढ़ और बारिश के कारण जमीन की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है तथा फिर से उसकी आपूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भारत के ये वन जो हैं ये पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी हैं। मुखर्जी के वन संरक्षण के अनुरोध को चिपको और इफ्को जैसे आंदोलनों का समर्थन मिला है। इन आंदोलनों ने वनों और पेड़ों के विनाश को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। मुखर्जी ने वर्ष भर में गन्ने या कपास जैसी नगदी फसल उगाने के खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया था। एकल कृषि, मोनोकल्टीवेशन इसे कहते हैं, के कारण धरती का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। एकल कृषि का अर्थ ये है कि किसी भी खेत पे अर्थात किसी भी भाग पे एक ही फसल पूरे साल उगाना, तो इसी को एकल कृषि कहते हैं। तो इसके कारण धरती का जो उपजाऊपन होता है वह नष्ट हो जाता है और वह धीरे धीरे बंजर भूमि बन जाती है। इसलिए किसान को अलग अलग फसलें उगानी चाहिए। वनों की कटाई एवं एकल कृषि जैसे तरीकों से परिस्थिति तंत्र जो है अर्थात इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है और इससे कई प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएं जो हैं वह पैदा हो सकती हैं। हर वर्ष भारत के, विशेषतः उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में या तो बाढ़ आ जाती है या फिर अकाल पड़ता है। इस बात में संदेह नहीं है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री तूफानों पर तो इंसान का कोई बस नहीं है, लेकिन वनों की भ्रष्टाचारी वन अधिकारियों की मदद से तस्करों तथा अन्य लोगों द्वारा कटाई के कारण प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले इस विनाश को कम किया या रोका जा सकता है। मुखर्जी ने गांव, शहर और देश को एक व्यापक आधार वाली विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में एकीकृत करने का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि गांव की कीमत पर शहरों का विकास करने पर रोक लगाई जानी चाहिए, अर्थात गांव की कीमत पे
अर्थात जो भी गाँव को हम कहीं न कहीं सप्रेस करके अर्थात उनको हम उपयोग करते हुए और तब शहरों का विकास करें, तो ये कहीं न कहीं सही नहीं है। कृषि में विविधता लाई जानी चाहिए और उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। तो इन्होंने उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर फोकस किया था। देश के समन्वित विकास के लिए न केवल लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच भी संपत्ति और संसाधनों का अधिक न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मुखर्जी का ये विचार हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार से वनों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया था। अब अगर इनके अगले विचार की बात करें तो शहरी सामाजिक समस्याओं के लिए इन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। मुखर्जी की दिलचस्पी इस बात में थी कि श्रमिक वर्ग की समस्याओं के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। गत कुछ दशकों से भारत में औद्योगिकरण से विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों को पास लाने में सफलता मिली है, लेकिन मुंबई, कानपुर, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरी केंद्रों में कार्यरत श्रमिकों को मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। इस कारण उनके रहन सहन की दशा पर बुरा प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकरण के आरंभिक दिनों में शहरों की मलिन बस्तियों में वेश्यावृत्ति, जुआखोरी और सामाजिक अपराध आदि बुराइयां पनपी हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि श्रमिकों की आर्थिक और नैतिक दशा को सुधारने के लिए उनके जीवन में आमूल परिवर्तन किया जाए। आज बहुत से निजी उद्योगों और सरकारी क्षेत्रों की इकाइयों ने श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए ऐसे वैधानिक अधिनियम लागू किए हैं जिन्हें मालिक या नियोक्ता के लिए मानना अनिवार्य है। लेकिन आज भी असंगठित श्रमिक वर्ग के लोग यानी ऐसे श्रमिक जो अल्प नियोजित या अस्थायी रूप से नियोजित हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं। इस समय भारत की मलिन बस्तियों की मुख्य समस्याएं हैं अवैध मद्यपान, नशीली दवाओं का सेवन, सामाजिक अपराध, आवास के बदतर हालात और सामान्य जन सुविधाओं का अभाव। अतः मुखर्जी ने श्रमिक वर्ग का जो विश्लेषण किया वह भारत के औद्योगिकरण के संदर्भ में आज भी पूर्णतया प्रासंगिक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो कि मुखर्जी के विचार काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक पार्ट और बना लेंगे और उसमें हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि एक ही क्लास अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरियत से महसूस होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी इस बात को कभी हल्के में मत लीजिएगा कि चलो ठीक है, ये इसमें क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। इग्नू का जो मटेरियल होता है वह अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि मैं इसमें कुछ भी अपने से टाइप करके और ऐड नहीं कर रही हूँ। जो इग्नू का मटेरियल है हूबहू वही मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि आप लोग इसे लेक्चर भी सुन सकें और अपने आप खुद भी पढ़ के समझ सकें। अगर एक बार सिर्फ आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप लोगों को किसी भी विचारक या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। उससे संबंधित आप लोगों को हर टॉपिक जो है या हर जो कॉन्सेप्ट है वह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।